आप में भूचाल, राघव चड्ढा समेत 7 सांसदों का बड़ा पलायन। ईडी छापे के 10वें दिन सियासी गेम पलटा। घायल हूं इसीलिए घातक हूं बना हकीकत। बीजेपी का जश्न, आप परेशान लेकिन खेल अभी बाकी है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। राघव चड्ढा जो है अपने साथ साथ 7 सांसदों को लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए और साथ ही साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से राघव चड्ढा लगातार जो है वो देश भर में वायरल हो रहे थे अपने मुद्दों को लेकर, क्योंकि वो जमीनी मुद्दों को उठा रहे थे, लेकिन अब वो जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इन्हीं सारे विषयों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में हमारी सहयोगी भुवन शर्मा जी मौजूद हैं। सीधा इनसे बातचीत करते हैं, वो समझते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है राघव चड्ढा की, और क्या कुछ इसमें फ्यूचर दिखाई देता है आम आदमी पार्टी की। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सुमित, आप जो कह रहे हैं मैं इसे इस रूप में देखता हूं कि जब राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो साथ में उनके जो 2 सांसद और बैठे हुए थे, उससे आप समझ सकते हैं, उस बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं कि कितने कॉन्फिडेंट रहे राघव चड्ढा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने के लिए, क्योंकि उनके साथ अच्छा खासा संख्या बल, पूरी संसदीय दल आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का हिलाकर रख दिया राघव चड्ढा ने। एक तरीके से कहें कि राज्यसभा में आपके वजूद पर खतरा मंडराने लगा, और न सिर्फ बागी हुए। अभी तक तो ये समझा जा रहा था सुमित, हम आए दिन खबरें देख रहे थे, कवर कर रहे थे, उसमें लग रहा था कि सिर्फ बगावत कोई करने वाला है तो वो राघव चड्ढा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बागियों की फेहरिस्त लंबी है। बागियों में किसने सोचा था कि हरभजन सिंह भी होंगे, विक्रम साहनी भी होंगे, मित्तल साहब भी होंगे। हालांकि मित्तल साहब पे आपने कहा कि ईडी की जो रेड और वो जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो दबाव में रहेंगे या कुछ ऐसा कुछ रहेगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी आम आदमी पार्टी में रहते हुए, उससे लग रहा था कि राघव चड्ढा अपनी एक लॉबी मजबूत बनाने में लगे हुए थे। जितने दिन आपने इस एपिसोड को बीते कई दिन हो चुके हैं, उस दौरान राघव चड्ढा अपना होमवर्क कर रहे थे। आप ये कहें तो गलत नहीं होगा। अच्छा। इसकी वानगी ये है कि राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया कि उनके अलावा 7 और लोग हैं उनके साथ जो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, और वो डॉक्यूमेंट उप सभापति को उन्होंने भेज दिया है। और 2/3 सांसदों को होना जरूरी था, लिहाजा 2/3 सांसदों का हमारे पास जो परफेक्ट गणित होना चाहिए वो है। और उसके अलावा उसके कुछ ही घंटे बाद वो बीजेपी दफ्तर भी पहुंचते हैं। तो आप समझ सकते हैं होमवर्क कितना अच्छा से कर रखा है। अच्छा। आम आदमी पार्टी के लिए राघव चड्ढा, मैं कहूंगा कि जैसे था ना कि आपने उस दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक कहावत है कि दुश्मन के खिलाफ हमेशा तैयारी मजबूत होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के हाईकमान ने राघव चड्ढा को शायद हल्के में ले लिया था। अच्छा। लेकिन राघव चड्ढा अपनी पूरी तैयारी, अपनी पूरी फौज के साथ एक बड़ा सेटबैक देने की तैयारी में थे, जो उन्होंने आज दे दिया। जिस तरीके से राज्यसभा में राघव चड्ढा आए दिन जो है वो सुर्खियों में बने रहते थे, और राज्यसभा में जो पब्लिक का जो मुद्दा है, जो जनता का मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है, वो लगातार उठाया करते थे। जिसके बाद से जो है आम आदमी पार्टी की जो नेता लोग भी हैं, वो भी जो है इसके खिलाफ भी बोलते हुए कई बार नजर भी आए थे। तो आपको क्या लगता है कि ठीक है, राघव चड्ढा की बात तो होती थी, राघव चड्ढा के बारे में तो लोग बोलते थे कि हो सकता है वो बीजेपी में जा सकते हैं क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते हैं, ऐसा विरोधी जो है वो बोलते थे। लेकिन राघव चड्ढा के साथ साथ जिस तरीके से 4 राज्यसभा सांसद भी आ गए, हरभजन सिंह भी आ गए हैं, तो क्या लगता है ये पहले से तैयारी था? क्या राघव चड्ढा ने पूरी तरीके से सब गोटियां सारी जो है वो सेट कर ली थी? सारे जो सांसदों से बातचीत कर लिया उन्होंने, 2/3 का आंकड़ा उन्होंने पूरा कर लिया? बिल्कुल। आप देखिए, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, ये 3 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और आप देखिए, पंजाब से आने वाले ये तीनों चेहरे पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं। और ऐसे में आप समझिए, पंजाब जहां पर आपका अपनी सत्ता है, आपकी अपनी व्यवस्था है, वहां से 3 चेहरे बिदक कर, टूट कर आपके ओपोनेंट पे चले जाएंगे, तो उसका राजनीति में क्या संदेश जाएगा। और राघव चड्ढा बड़े मंझे हुए, ज्यादा समय उनको हुआ नहीं राजनीति में, लेकिन जितने भी दिन वो रहे राजनीति के अंदर, या जितनी भी अभी तक उन्होंने पारी खेली है, काफी मंझी हुई पारी खेली। आपने खुद बताया कि संसद के भीतर जिन जिन मुद्दों को उसने उठाया, वो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे थे। जनता ने उनको अप्रिशिएट किया। कई बीजेपी सपोर्टर तक अप्रिशिएट करते थे उनको, क्योंकि वो मुद्दा ही ऐसा उठाते थे, और वही मुद्दे उनकी राजनीतिक भविष्य, करियर के भविष्य के लिए खतरा पैदा हो रहे थे आम आदमी पार्टी में।
और इसी का उन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढा, इसी का उन्होंने विकल्प ढूंढा। और शायद ये एक बहुत बड़ी खबर इस रूप में भी है कि जब आपसे अलग होकर बीजेपी में शामिल होने का फैसला 2/3 सांसदों की जरूरत होती है, ये बात राघव चड्ढा को पता थी। चाहते तो वो अकेले रिजाइन दे करके भी एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर सकते थे, लेकिन सुमित उनको पता है संवैधानिक दांवपेच क्या है, संविधान में क्या लिखा है, संविधान के नियम के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो उसका असर अलग होता है। क्या फायदा होने वाला 2/3 जो है हिस्सा? देखिए उससे होगा क्या कि विलय हो सकता है। अच्छा। संविधान के नियम के मुताबिक 2/3 सांसद अगर आपके पास हैं तो आप एक साथ जाकर के विलय कर सकते हैं। दल बदल जो कानून है आपको अच्छे से पता होगा, इससे पहले भी कई एपिसोड इस देश में दल बदल को लेकर हो चुके हैं। कानून बनने के बाद से स्थितियां परिस्थितियां बदली हैं, तो जो 2/3 अगर सांसद जाते हैं तो वो एक मैंडेट होता है संविधान के मुताबिक, और अगर आप वो मूव ऑन करते हैं तो आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं। उप सभापति के पास डॉक्यूमेंट गया, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन किया गया, उसके बाद बीजेपी दफ्तर भी वो चले गए और वहां जो भी उनकी पहले बातचीत रही होगी उस पर अंतिम मोहर लगेगी। और रात होते होते या अगले दिन होते होते आप देखिएगा जो आपका पटका पहनते थे राघव चड्ढा या सातों सांसद, वो बीजेपी के पटके में नजर आएंगे, नीले से जो है भगवा में आ जाएंगे, भगवे में आ जाएंगे। और ये बदलती राजनीति का एक परिदृश्य जिसका उभार हम देख रहे हैं, और इसके नतीजे अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा सुमित, आगे आने वाले वक्त में दिखाई देंगे दिल्ली, पंजाब और उत्तर भारत की राजनीति। लेकिन संजय सिंह भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सामने आए और वो बोलने भी लगे कि जो है ये ऑपरेशन लोटस है। ऑपरेशन लोटस के तहत जो है सारा सातों सांसद जो है इनको जो है बीजेपी में शामिल कराया गया है। अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि पंजाब की जनता के साथ में इन्होंने धोखा दिया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा था दल बदल, कि दल बदल का एलिगेशन ना हो। देखिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग, कई तरह के शब्द हैं, हम लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल या सुनते रहे हैं ऐसे शब्दों को भारतीय राजनीति में इससे पहले भी। तो ये आरोप तो पहले भी लगते रहे हैं कि कोई भी राज्य जहां बीजेपी की सरकार है या बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश में रहती है, वहां पर ये आरोप सीधे सीधे विपक्ष द्वारा लगाए जाते हैं। ये कोई नया नहीं है, इसकी उम्मीद की जा रही थी कि इसी तरह से कुछ कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि संजय सिंह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं उनको स्पष्टीकरण देना था, जस्टिफाई करना था, इस पर रिप्लाई करना था, क्योंकि बहुत बड़ी टूट आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में देखने को मिली है। तो उसको कवर अप करना था, और उसको कवर अप करने के लिए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है कि सातों, वैसे तो 10 सांसद की बात हो रही है, 7 जो सांसद बीजेपी में जा रहे हैं, एक बड़ी टूट है, एक बड़ा जख्म है जो आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा है, और इसको भरने में शायद वक्त लगेगा। इसीलिए एक बात जो राघव, मैं इसको कहता हूं कि राघव ने एक फिल्म आई थी सत्ते पर सत्ता, तो राघव का ये सत्ते पे सत्ता है जो उन्होंने चला है। और अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी आगे आने वाले वक्त में इसको कैसे डिफेंड करती है, क्या कहती है इस पूरे मामले में। आज से पहले राघव चड्ढा जो है वो बोला करते थे कि केजरीवाल के नेतृत्व पर जो है वो देश को भरोसा है, लेकिन आज पहली बार राघव चड्ढा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए दिखाई दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को भरोसा है। वो जिस तरीके से देश में चला रहे हैं वो उस पर बहुत सराहनीय बात करते हुए दिखाई दिए। तो आपको क्या लगता है कि अब 2 से 3 जो सांसद हैं वो आम आदमी पार्टी के बचे हुए हैं, जिसमें से संजय सिंह खुद हैं, तो आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी का क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको? देखो आप थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, फ्यूचर क्या आ रहा है और जो चेहरे गए हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रहे हैं। आप देखिए हरभजन सिंह की बात हमने की, हम राजेंद्र गुप्ता की बात करें, आपने विक्रम साहनी का जिक्र किया, एक महिला भी है स्वाति मालीवाल, उनको हमें नहीं भूलना चाहिए, उन पर भी चर्चा जरूरी है। स्वाति मालीवाल वो राजनीतिक प्रोफाइल है जो राघव चड्ढा की तरह ही बगावत तेवर रखती है, बगावती तेवर रखती है। स्वाति मालीवाल ने भी वक्त वक्त पर बागी तेवर दिखाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही। एक आरोप ये लगा कि अरविंद केजरीवाल अपने आसपास एक ऐसे लोगों को लेकर के चलते हैं जो बाहरी और लोगों को आने नहीं देना चाहते, कोर कमेटी में और लोगों को शामिल नहीं होने देना चाहते, और यही स्वाति मालीवाल की भी कहीं ना कहीं खींच रही है। और मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि फ्यूचर क्या होगा, तो आप देखिए कि बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं, हरभजन सिंह सरीखे चेहरे जा रहे हैं, राघव चड्ढा जिनकी अपनी लोकप्रियता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं, ना सिर्फ आप में बल्कि कांग्रेस के समर्थकों, बीजेपी के समर्थकों, इस देश का आम नागरिक जो राजनीति में भी इंटरेस्ट नहीं रखता, वो भी उनको पसंद करता है, क्योंकि वो जनजीज की बात करते हैं, वो ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं, वो आम आदमी, वो 10 रुपए की चाय की बात करते हैं जो कि एयरपोर्ट पर मिलनी चाहिए। अभी तक वो करते हुए दिखाई दिए, अभी तक दिखाई दिए हैं।
अब क्या ऐसे ही कल्चर को, यही ट्रेंड को अगर वो यहाँ लेकर सवाल के इसमें ये उठता है कि आप इसी ट्रेंड को जो आगे बरकरार रखें, क्योंकि जो है वो सरकार का हिस्सा बन जाएंगे, अब बीजेपी का हिस्सा बन जाएंगे। तो क्या बीजेपी के दबाव में, बीजेपी का हिस्सा बनने के बाद क्या राघव चड्ढा इस तरीके से कर पाएंगे? इस पे भी सवाल जो है वो लोग खड़ा करेंगे। जिस तरीके से लोग उनके बारे में बातचीत किया करते थे, अब राघव चड्ढा खुद जो है वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी से जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और सिर्फ वही नहीं, साथ ही साथ उन्होंने 7 सांसदों को जो है वो बीजेपी की तरफ लेकर के भी आ गए। अब बीजेपी जो है राज्यसभा में और भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इन सारे विषयों पर आपका क्या कहना है? राघव चड्ढा का जो है बीजेपी में शामिल होना और जो है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना, इन सारे विषयों पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे। और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप 1 साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया? तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद।